आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। चीन के अरब वर्ल्ड के साथ पुराने रिलेशंस रहे हैं और अच्छे रिलेशंस रहे हैं। चीन मिडल ईस्ट के अंदर शुरू से ही एक नॉन कंट्रोवर्शियल प्लेयर के तौर पर सामने आता रहा है, अनलाइक रशिया और अमेरिका एंड वेस्ट। लेकिन 1970s तक जो ही रीजनल टेंशंस कम होना शुरू हुई मिडल ईस्ट के अंदर अरब इजराइल जंगों के बाद, तो चीन ने एक तरह से इनफॉर्मल टाइज बनाना शुरू कर दिए थे इजराइल के साथ। हालांकि इजराइल ने 1950 में ही चीन को तस्लीम कर लिया था, उसकी आज़ाद होने के कुछ ही अरसे के बाद। और मिडल ईस्ट का ये पहला सेटअप था जिसने चीन को तस्लीम किया था। आई एम नॉट कॉलिंग इट अ कंट्री, मेरे हिसाब से दिस इज़ अ सेटअप जो कि मिडल ईस्ट के अंदर वेस्ट ने इंस्टॉल किया हुआ है टू बैलेंस अरब वर्ल्ड। इसके तकरीबन तमाम बाशिंदे अगर आप देखें ना इजराइल के, तो वो बेसिकली यूरोपियंस हैं। अच्छा, इन्होंने चीन को 1950 में ही तस्लीम कर लिया था। इनके हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है और आगे चल के ये दुनिया के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल मुल्क बनेगा, तो उन्होंने शुरू से लेकर इस पे काम करना शुरू किया था। लेकिन ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं वो 1992 में कहीं जाके इनकी बनी है, इजराइल की और चीन की। सब कुछ सही जा रहा था इजराइल और चीन के दरमियान, बल्कि यूँ समझे कि डिफेंस टाइज जो थे वो भी डीप होने लगे थे। लेकिन तब भी अमेरिका को ये पसंद नहीं था और अमेरिकन कंसर्न्स की वजह से ही इजराइल ने अपने डिफेंस टाइज फिर बाद में चीन के साथ डाउनग्रेड कर दिए थे। चीन को तब भी वेस्ट और अमेरिका रिमोट थ्रेट कंसीडर कर रहे होते थे। हंटिंगटन साहब की जो किताब है क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन, ये बड़ा सही तरीके से वेस्टर्न माइंड को रिप्रेजेंट करती है कि वेस्ट वाले किस तरह से सोच रहे होते हैं। 1990s में ही इवन ये चीन को अपने लिए थ्रेट कंसीडर करते थे और अगर कोई इनका एलाई इत्तेहादी ज़्यादा करीब हो जाता था चीन से, तो ये उसको कान पकड़ के दोबारा उससे दूर कर देते थे। 2010 तक इनका जो मिलिट्री कॉपरेशन था इजराइल का लगभग ख़त्म हो चुका था चीन के साथ, लेकिन इकोनॉमिक कॉपरेशन इनका जारी रहा और वो बढ़ता ही चला गया। लेकिन नेतन्याहू को मानना पड़ेगा कि अमेरिकी दबाव के बावजूद वो स्टैंड लेता रहा और चीन के साथ उसने ट्रेड बढ़ाने पे काम जारी रखा। 11.6 बिलियन डॉलर्स तक इनका बायलैटरल ट्रेड पहुंच चुका था और इसमें नेतन्याहू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा। 2018 तक ये जो ट्रेड था ये बढ़ता रहा। और ये याद रहे कि नेतन्याहू ओबामा को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, बाइडेन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। इसके हिसाब से इनकी जो ईरान पॉलिसीज़ हैं ये इजराइल के लिए बेहतर नहीं है। शुरू से लेकर वो ये कंसीडर करता रहा, इसीलिए वो अमेरिका को भी बैलेंस करने के लिए चीन के साथ टाइज अपनी मजबूत बनाता रहा। लेकिन फिर ट्रंप जब आया है और उसकी ट्रेड वॉर शुरू हुई है चीन को तंग करने के लिए, तो अमेरिका भी इजराइल से ये एक्सपेक्ट करने लगा कि वो डाउनग्रेड कर दे अपने ट्रेड टाइज चीन के साथ। और ये याद रहे कि ट्रंप के साथ नेतन्याहू के बड़े ही ज़बरदस्त रिलेशंस थे, इजराइल के बड़े ज़बरदस्त। इतना इस इजराइल की हिस्ट्री में शायद किसी अमेरिकन सदर के साथ इनके इस लेवल के रिलेशंस नहीं होंगे जितना ट्रंप के साथ थे। इसके बाद नेतन्याहू फारिग हो जाता है, धबरदूस कर देते हैं उनको। जैसे ही बाइडेन दोबारा आते हैं तो नेतन्याहू धबरदूस हो जाता है और लूले लंगड़े सेटअप वहाँ पर आने लगते हैं इजराइल में। 4-4 महीने में इनकी सरकारें हिल रही होती हैं और नए इलेक्शंस हो रहे होते हैं। 2 साल में कई मरतबा ये इलेक्शंस करवा चुके हैं, लेकिन कोई सॉलिड सरकार वहाँ पर नहीं बन पा रही है। कुछ नंबर गेम ऐसा बन जाता है कि हमेशा कमज़ोर हुकूमत बनती है और वो गिर जाती है कुछ ही महीने के अंदर। लेकिन इस सारे झमेले के दौरान हुआ ये है कि इजराइल ने नेवरदलेस खुद को डिस्टेंस ज़रूर किया है कुछ हद तक चीन से, और इसकी बुनियादी वजह अमेरिकन कंसर्न्स है। आप देखें, पहले वो हाइफा की बंदरगाह पे चीन को लेकर आ गए इजराइल वाले। चीन ने ले लिया उनका, इजराइल का पोर्ट ले लिया था, वहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पर ली। तो अब वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि उधर ही अडानी की सूरत में इंडिया को लेकर आ गए, उन्होंने फैसिलिटीज़ भी ली है वहाँ पे। बल्कि बिडिंग में इतनी धांधली की है वहाँ पर इससे ठेके की कि चीनी कंपनी एक तरह से बिडिंग में थी ही नहीं, यानी ये कोई फेयर ग्राउंड्स पर बिडिंग नहीं हुई थी। अडानी जो था वो प्री डिसाइडेड विनर था इस बिडिंग का। अब ये क्लियर साइंस हैं सारे के सारे कि इजराइल अब इकोनॉमिक टाइज भी अपने डाउनग्रेड करता जा रहा है चीन के साथ ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर। देखें, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल के आसरे इंडिया एंट्री मारने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीजन है।
यहाँ की सियासत जो है ना मिडल ईस्ट की, ये कुछ इस तरह से है कि आप अगले 3-4 महीने का भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मिडल ईस्ट के अंदर हालात कैसे होंगे। यहाँ पर यूँ समझें कि हफ्तों और महीनों के अंदर ही हालात क्या से क्या हो जाते हैं। कतर देखें आप, कतर को जीसीसी वाले अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं थे, लेकिन आप आज देखें कतर वहां पर बैठा हुआ है उनके साथ। अब्राहमिक अकॉर्ड्स जो हुए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूएई वाले या फिर ये जो बहरीन वाले हैं ये बैठ जाएंगे इजराइल के साथ और अब्राहमिक अकॉर्ड्स करेंगे, लेकिन हो गए। लेकिन ये कितने दिन रहेंगे ये भी कोई नहीं कह सकता। तो मिडल ईस्ट की जो सियासत है बड़ी ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म की सियासत है। ये इस तरह साउथ एशिया की सियासत की तरह नहीं है। वहाँ की सियासत बड़ी स्टेबल किस्म की। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान है तो इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर अगर इंडिया के दूसरे नेबर्स हैं तो उनके साथ क्या किस तरह के रिलेशंस होंगे। सिर्फ चाइना एक फैक्टर होता है, आपको वो कंसीडर करना होता है। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको रशिया चाइना वहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है, अमेरिका कंसीडर करना पड़ता है, इनके आपसी जो ताल्लुकात हैं वो कंसीडर, इवन जो अरब कबाइल है ना, ट्राइब्स, उनका भी असर पड़ रहा होता है वहाँ के फॉरेन रिलेशंस पे। ये भी मैं आपको बता दूं, अरब जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर ट्राइबल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है कई मुल्कों के अंदर, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहाँ की फॉरेन रिलेशंस में। तो ये कुछ इतना आसान नहीं है जितना इंडिया जो है वो अमेरिका और इजराइल बस समझ रहे हैं कि हमारे साथ हैं तो बस फुदक पड़ते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का खित्ता है और वहाँ पर गलती की गुंजाइश इंडिया के पास है नहीं। इंडिया बहुत ज़्यादा उस रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी एनर्जी के हवाले से, अपनी रेमिटेंसेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खित्ता है ये। लिहाजा इंडिया आ तो रहा है चाइना को रिप्लेस करने के लिए इजराइल के अंदर या मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों के अंदर, लेकिन इंडिया को फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे यहाँ पे। उधर अगर आप अरब वर्ल्ड को देखें तो वो तो अमेरिकन दबाव के बावजूद चीन के साथ तो अपने टाइज डाउनग्रेड करना दूर की बात है, बल्कि वो तो रशिया के साथ भी अपने जो टाइज हैं वो डाउनग्रेड करने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे इन्होंने कंडेम नहीं किया यूक्रेन वाले मामले पे रशिया को। अमेरिका ने बड़ा जोर लगा लिया, ना तो वो इनको ऑयल की प्राइसेस कम करवा सका, ना वो फिर रशिया के मामले में किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल कर सका यूक्रेन के अंदर। इजराइल में मामलात अलबत्ता डिफरेंट हैं। उन्होंने कंडेम भी किया रशिया को यूक्रेन के मामले में, उन्होंने उनके साथ अपने टाइज भी डाउनग्रेड कर दिए, सब कुछ कर दिया है। और इसके अलावा अब वो चीन की जगह पे इंडिया को, इकोनॉमिक जो उनके टाइज हैं उसमें इंडिया को रिप्लेस करने लगे हैं। यूरोपियन ज्यूइश प्रेस में इस हवाले से कल बड़ा इंपॉर्टेंट ओपिनियन पब्लिश हुआ है कि इजराइल पिवट्स अवे फ्रॉम चाइना टुवर्ड्स इंडिया सिग्नल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूएस कंसर्न्स। तो मिडल ईस्ट के अंदर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो बनने लगा है। अमेरिका और चीन के मामले में अरब वर्ल्ड की सोच आपको अलग नजर आती है, जबकि इजराइल की सोच आपको अलग नजर आती है। इसके अलावा इंडिया भी यहाँ पर रूस और चीन से हटके अमेरिकन प्लान्स में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया चाहता तो चाइना और रशिया के प्लान्स में ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को फिट कर सकता था, क्योंकि अरबों के भी इनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं रशियंस और चाइनीज के साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां पर अमेरिकन जो लाइन है वो टो करना ज्यादा मुनासिब समझा है। अच्छा, आखिर में इजराइल और इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज और मिडल ईस्ट के अंदर जो इंडिया का एक हिस्टोरिकल रोल रहा है, इस पे मैंने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स में बात की है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि 1917 में और 18 में भी इंडिया की जो फौज है ये बगदाद और यरूशलेम की गलियों में आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में फिरती हुई नजर आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने एक एपिसोड लगाया है, ज़रूर देखिएगा। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाई है और आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त उस एपिसोड की लिंक नज़र आ रही होगी, तो ज़रूर देखिएगा अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। मैंने इसमें इजराइल और इंडिया के जो ट्रेडिशनल रिलेशन है उस पर भी बात की है कि किस तरह से पहले गांधी के दौर में जब इंडिया आज़ाद हुआ है, इंडिया की आज़ादी से पहले इंडिया के रिलेशन कुछ इसी तरह से थे, फॉरेन रिलेशन जो कि आजकल आपको नज़र आते हैं। आज भी कुछ उसी तरह की पॉलिसी है, और इस तरह की पॉलिसी क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। और वहाँ पर जो एक फेज़ आया है गांधीज का, जो इंडिया के अंदर फेज़ आया है, उसमें इंडिया की जो फॉरेन रिलेशंस थे वो गुलाम इंडिया से डिफरेंट थे। वहाँ पर कुछ आज़ाद फॉरेन पॉलिसी आपको नज़र आती है। इस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वो चीज़ नहीं रही। इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें यूएस और वेस्ट के कंसर्न्स आपको ज़्यादा उनका ख्याल करते हुए नज़र आते हैं मोदी साहब और बीजेपी वाले। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मेड इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इंडिया की बन रही होती थी। तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग वीडियो, और आप ज़रूर द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स पे जाके इसको देखिएगा। और अगर आपने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।